हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक में तीसरा चैप्टर चल रहा है और जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए हमें दो प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्षों के बारे में हमने बता दिया था। आज हम बात करेंगे बच्चों अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में। तो देखिए आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से, यानी किसी पदार्थ के गुणों के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है हमें। कोई पृथ्वी के अंदर से पदार्थ है, उसके गुणों के विश्लेषण हम करते हैं, जिससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब, जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल के अंदर गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। वैसे मैं बता दूं, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने लग जाता है बच्चों पृथ्वी के आंतरिक भाग में। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं या खनन करते हैं तो पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है, यानी माप सकते हैं। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। विभिन्न गहराई पर वैज्ञानिकों ने इसका अनुमान लगाया है, तापमान, दबाव और घनत्व के मान को। प्रत्येक परत के संदर्भ में, पृथ्वी की जो परतें हैं उसके संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार यानी विस्तार पूर्वक वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्का पिंड हैं। जो उल्काएं हैं जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। जलता हुआ तारा नीचे की पृथ्वी की ओर आता है तो उल्का पिंड होते हैं वो। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते। ये भी हमें मालूम है कि उल्काओं का जो पदार्थ है वो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त थोड़ी हुए, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है, ये माना जाता है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह यानी पृथ्वी बना है। अर्थात जो उल्का पिंड जिस पदार्थ से बने हैं उस पदार्थ से ही हमारी पृथ्वी बनी है, ये माना गया है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए जो उल्काओं का अध्ययन किया जाता है, ये एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके अलावा अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष स्रोत के अन्य उदाहरण हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यानी जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर ज़्यादा और भूमध्य रेखा पर कम। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। कहने का मतलब, केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम है और भूमध्य रेखा की ज़्यादा है, इसलिए ध्रुवों पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है और भूमध्य रेखा पर कम। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसके अनुसार भी बदलता है गुरुत्वाकर्षण का मान। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। जो पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं उनका वितरण क्या है, असमान है, एक समान नहीं है, असमान है। इस भिन्नता को भी प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। कहने का मतलब, अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना। इस भिन्नता को क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति। गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। तो गुरुत्व विसंगति है यानी गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता, जो पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी
भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियाँ भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो भूकंपीय गतिविधियाँ होती हैं भूकंप की, ये भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों भूकंप। सबसे पहली बात आती है कि भूकंप कहते किसे हैं। भूकंप का मतलब क्या होता है। भू माने भूमि, कंप माने कंपन करना, यानी भूमि का अचानक से कंपन होना भूकंप कहलाता है। वैसे देखिए आगे, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, जो भूकंप की तरंग हैं उनका अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। हम पृथ्वी की भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं तो इससे हमें पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनका पूरा चित्र प्रस्तुत होता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। कहने का मतलब ये प्राकृतिक घटना है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलती है, निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो पृथ्वी की सभी दिशाओं में फैलती हैं और भूकंप लाती हैं। ये बच्चों चित्र है भूकंपीय तरंगों का। पी तरंग प्राइमरी तरंग बोलते हैं, एस तरंग सेकेंडरी, और धरातलीय तरंग एल तरंग बोलते हैं इनको। तो कहने का मतलब ये 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। सबसे पहली बात, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, क्या कारण है कि पृथ्वी में कंपन होता है। तो देखिए बच्चों, प्राय भ्रंश यानी दरार के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। हमारी पृथ्वी के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जैसे पर्वतों के जुड़े हुए भाग, महाद्वीप और महासागरों के जुड़े हुए भाग, जिनमें भ्रंश यानी दरारें पाई जाती हैं और उनसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। जो सेल हैं भूपर्पटी की, उसकी जो गहन दरारें उनमें भ्रंश होती हैं, दरारों को ही कहते हैं। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। भ्रंश के दोनों ओर सेल क्या है, विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहाँ ऊपर के सेल खंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। यानी इनमें अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का जो प्रभाव वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल खंड विकृत हो जाते हैं, यानी विक्षिप्त, या जिनका आकार बिगड़ जाता है, होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, अंडरलाइन कर लेना, भूकंप का उद्गम यानी फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। जो ऊर्जा तरंगें हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग दिशाओं में चलती हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु, भू यानी धरातल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री के कोण पर होता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री का जो होता है। जैसे कहने का मतलब ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इससे ये तरंगें जा रही हैं, तो पृथ्वी के 90 डिग्री पर, ये धरातल है ऊपर का, तो 90 डिग्री पर जो केंद्र है जहाँ पर सबसे पहले तरंगें पहुँचती हैं वह अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है भूकंपीय तरंगें, अर्थक्वेक वेव्स। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं, ज़्यादातर प्राकृतिक भूकंप। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है वह स्थल मंडल कहलाता है। भूकंप मापी यंत्र, जो भूकंप की तरंगों को मापता है, भूकंप मापी यंत्र कहलाता है। सीस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित पढ़ता है। चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेख वक्र कर्व दिखाता है। चित्र 3.1 आगे दिया हुआ है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं वैसे, भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में।
और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक यानी भूमि के अंदर। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंग उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहते हैं, जो धरातल के समीप ही चलती हैं। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब जो तरंगों का वेग है, गति है, वह अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन रिफ्लेक्शन, यानी पदार्थों में घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, एवं आवर्तन रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन परावर्तन, किरणें आती हैं लौट के चली जाती हैं। आवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन यानी टकरा करके दूसरी दिशा में मुड़ना, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भीय तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं। इन्हें पी तरंगें व एस तरंगें कहा जाता है। पी तरंगें व एस तरंगें कहा जाता है। तो देखिए, पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, पी तरंगें, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती है, जैसे आवाज़ की गति होती है, इस तरीके की इनकी गति होती है। ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। एस तरंगों की विशेषता ये है कि केवल ये ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में बहुत ज़्यादा मदद की है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद की है। परावर्तन रिफ्लेक्शन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती हैं, जबकि आवर्तन रिफ्लेक्शन से कई दिशाओं में चली जाती हैं, कहने का मतलब मुड़ जाती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इनसे सेल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। अब आता है भूकंपीय तरंगों का संचरण। बच्चों, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।